नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम महान्यायवादी, महाअधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इनका अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे किस अनुच्छेद में इन अधिकारियों के लिए क्या प्रावधान है और साथ ही यह भी देखेंगे कि इनके क्या प्रमुख कार्य हैं और किस तरह से इन पदाधिकारियों से संबंधित क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, चाहे वह स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो। चलिए दोस्तों, शुरुआत में हम नोट्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे और उनका एनालिसिस से समझेंगे किस तरह से हमें हमारी पकड़ को मजबूत करना है इन चैप्टर्स पर। भारतीय संविधान के तहत दोस्तों अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी बोलते हैं हिंदी में, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद का सृजन किया गया है। दोस्तों, यदि किसी भी इंसान के लिए आर्टिकल है, किसी भी पदाधिकारी के लिए कोई आर्टिकल है, तो हम उसे कहते हैं कि वह अधिकारी क्या है, संवैधानिक अधिकारी है। तो महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दोस्तों, ये प्रीलिम्स फैक्ट है कि हमारा जो महान्यायवादी है क्या है, सर्वोच्च विधि अधिकारी है देश का। आर्टिकल 76 बोलता है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 76 के द्वारा। और जो भी व्यक्ति महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हो रहा है उसके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की योग्यता यदि होगी तो वह व्यक्ति क्या है, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की योग्यता रखता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 76(2) बोलता है महान्यायवादी का क्या कर्तव्य होगा। तो आर्टिकल 76 क्या है, महान्यायवादी के कर्तव्य से संबंधित है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा और विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपें, तथा उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि संविधान ने कुछ कर्तव्य दिए हैं, उनका तो पालन करना ही है। साथ ही राष्ट्रपति जिस तरह के कार्यों के लिए निर्देश देंगे उन सभी कार्यों को भारत का महान्यायवादी को करना होगा। तो भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह भी देता है। भारत सरकार के सभी कार्यों का जो उत्तरदायित्व है क्या है दोस्तों, जो भी विधिक उत्तरदायित्व है, विधिक मतलब कानून से संबंधी उत्तरदायित्व है, उनको क्या है, भारत का न्यायवादी सुलझाएगा। जैसे कि हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, राज्य के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी दोस्तों क्या हैं मामले हैं, उनकी जो सुनवाई कौन करता है, उनकी पैरवी जितनी भी हमारी केंद्र सरकार के मामले हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में है, उन सभी मामलों की पैरवी हमारे महान्यायवादी द्वारा की जाती है। दोस्तों 76(3) में कहा गया है कि इसे अपने कर्तव्यों का पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 76(3) बोलता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूरे भारत देश के अंदर, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरे के पूरे भारत क्षेत्र के अंदर क्या है दोस्तों, सुनवाई करने का अधिकार होगा भारत के महान्यायवादी को। फिर आर्टिकल 76(4) कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो दोस्तों क्या है, महान्यायवादी का जो पद है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि प्रीलिम्स फैक्ट है। आर्टिकल 88 क्या बोलता है? आर्टिकल 88 बोलता है कि भारत का जो महान्यायवादी है, संसद के दोनों सदनों में यदि कार्यवाहियाँ चल रही है, मतलब लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसकी कार्यवाहियों में शामिल होने का अधिकार रखता है, लेकिन किसी विषय पर उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह अधिकार सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है।
इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। सो दोस्तों, हमारा महान्यायवादी है उसे संसद का सदस्य मतलब किसी एमपी के अनु कोई भी एमपी है उसी के अनुसार सभी प्रकार के वेतन भत्ते, साथ ही क्या है, विशेष अधिकार, प्रिविलेजेस भी उन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा महान्यायवादी है संसदीय विशेष अधिकार रखता है। आर्टिकल 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। तो आर्टिकल 165 में बोला गया है, जिस तरह से केंद्र में हम महान्यायवादी देखते हैं, भारत के अंदर जो राज्यों के अंदर हम महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट देखते हैं, जिसकी नियुक्ति क्या है दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। सो दोस्तों, हम क्या करते हैं कि दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। एक तरफ क्या है दोस्तों, महान्यायवादी है और दूसरी तरफ क्या है, महाअधिवक्ता है। तो महान्यायवादी को दोस्तों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन जो महाअधिवक्ता है एडवोकेट जनरल है उसको क्या है, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है दोस्तों राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, लेकिन जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल करेगा, उस राज्य का राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। और महान्यायवादी दोस्तों है केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा और महाअधिवक्ता क्या है दोस्तों, राज्य सरकार के अधीन काम करेगा। ये कुछ मूल अंतर हैं। अनुच्छेद 65(2) के अनुसार कहा गया है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी परामर्श देगा। तो हमने देखा कि जिस तरह से महान्यायवादी क्या है केंद्र सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा, उसी तरीके से हमारा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वह भी क्या करेगा, राज्य सरकार को विधि संबंधी मामलों पर क्या है परामर्श देगा। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। तो जिस तरह से हमारा महान्यायवादी क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, ठीक उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट महाअधिवक्ता क्या है, प्रथम विधिक सलाहकार होता है राज्य सरकार का। अनुच्छेद 165 के अनुसार दोस्तों वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अविधारित करे। सो दोस्तों, हमने देखा कि जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है और साथ ही उसके जो वेतन भत्ते क्या हैं एक सांसद के रूप में उसे मिलते हैं। लेकिन वही जब हम महाअधिवक्ता की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर काम करेगा और उसका जो पारिश्रमिक है वो राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ना कि एमएलए के अनुसार उसे पारिश्रमिक या फिर विशेष अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 148 दोस्तों क्या है, केग से संबंधित है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो आर्टिकल 148 क्या है दोस्तों, केग से संबंधित है। इसकी नियुक्ति क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और केवल उसी रीति से, इससे अंडरलाइन करना होगा कि केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति एवं आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सो दोस्तों, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नियुक्ति भली राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है केग की, लेकिन प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है राष्ट्रपति के, और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना चाहिए उसे हटाने का प्रस्ताव, और सिद्ध कदाचार होना चाहिए या फिर असमर्थता उसका आधार होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उसे हटाया किस विधि के द्वारा जाएगा, उसी विधि के द्वारा जिस विधि के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है। मतलब विशेष बहुमत की हम बात करेंगे कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और आधार क्या होना चाहिए, सिद्ध कदाचार और असमर्थता।
सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर ही क्या है दोस्तों, हमें केक को हटा सकते हैं। आर्टिकल 148(4) इसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। सो दोस्तों, सेवानिवृत्ति के बाद क्या है, केक जो है किसी अन्य सरकारी सेवा के योग्य नहीं रहेगा। इसे हमें अंडरलाइन करके अपने माइंड में छाप लेना होगा कि हमारा केक जो है अपनी सेवा समाप्ति के बाद राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी प्रकार की सेवा के अधीन पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल दोस्तों क्या है, 6 वर्ष और 65 वर्ष से जो भी पहले हो, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी हम बात करते हैं। सो दोस्तों क्या है, 6 वर्ष और 65 वर्ष होगा। लोक लेखा समिति की आंख एवं कान कहा गया है। सो दोस्तों क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं, उसकी आंख एवं कान कहा गया है हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, केक को बोला गया है, यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो केग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दोस्तों लोक लेखा समिति की आंख एवं कान कहा जाता है। अनुच्छेद 139 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां दी गई हैं। तो आर्टिकल 149 में दोस्तों क्या है कि कौन कौन से कर्तव्य हैं केग के पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं। आर्टिकल 151 में कहा गया है कि हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो जितने भी हमारे संघ जो है, यूनियन है हमारा, उसके जो जितने भी लेखा हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट से संबंधित जितने भी प्रतिवेदन हैं उनको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा? केग के द्वारा। और फिर राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, उस प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन में रखाएगा। मतलब सदन के दोनों ही, संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके पटल पर रखवाने का काम राष्ट्रपति का है। तो केक क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति को, हमारा केक जो है दोस्तों अपने प्रतिवेदन को क्या है राष्ट्रपति को देगा और फिर राष्ट्रपति क्या है सदन के अंदर उस प्रतिवेदन को रखवाने का काम करेंगे। अनुच्छेद 151 सब क्लॉज 2 में बात की गई है कि जो केग है उसे किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत कराएगा, जो उनको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। सो दोस्तों, जब हम बात करेंगे स्टेट अफेयर मतलब राज्यों से संबंधित अकाउंट्स की, तो जितने भी राज्यों से संबंधित लेखाएं हैं दोस्तों, उनको हमारा जो केग है राज्यपाल को देगा और ये राज्यपाल क्या है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगा। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने कहा था कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। सो दोस्तों, हम जिस तरह से हम ब्रिटेन के केक की बात करें और भारत के केक की बात करें, तो दोनों में हमें शक्तियों में और उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन के अंदर जो केक है वो उसके अनुमति के बिना 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का जो केक है पैसा खर्च हो जाने के बाद उसकी ऑडिटिंग करता है। मतलब भारत का जो केक है उसके लिए कहा जाता है कि अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक उसी प्रकार का काम हमें देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग कर सकता है, किसी भी प्रकार की अन्य शक्तियाँ नहीं रखता। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। सो दोस्तों, इसके लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए अलग से एक अधिनियम है जिसे हम 1971 में बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों क्या है 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने का काम भी किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सो दोस्तों, हमारा जो केक है राष्ट्रपति को 3 प्रकार के प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन से? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा। सो दोस्तों, हमें याद रखना है विनियोग, वित्त और सरकारी उपक्रम, तो ये 3 प्रकार के लेखा परीक्षा हैं जिनकी रिपोर्ट क्या है
केक प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति को? तो विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। सो दोस्तों, इन 3 प्रकार की रिपोर्ट को हमें माइंड में याद रखना होगा, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। फिर राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को क्या है, संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाने का काम करता है। और इन लेखा परीक्षाओं के अनुसार ही दोस्तों हमें पता चलता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया गया है, कौन सा पैसा अभी पूरी तरीके से खर्च नहीं किया गया है और किस तरह के पैसा का विपथ गमन हुआ है। और साथ ही हमें केक की रिपोर्ट के अनुसार कई प्रकार के घोटालों का भी उजागर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, नोट्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। तो जितने भी एमसीक्यू फ्रेम किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में, उनका अध्ययन करेंगे, उनका एनालिसिस देखेंगे और यही हमारे रिवीजन का आधार भी बन जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर परामर्श देने का काम है अटॉर्नी जनरल का। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर क्या है, परामर्श देने का काम करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कभी भी हटा सकते हैं। कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? सो दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी है अपने पद का धारण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लोकसभा का अध्यक्ष, ये तीनों क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं, भले ही इनकी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो भारत का जो महान्यायवादी है दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है भारत के महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम भारत का महान्यायवादी भी कहते हैं। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन आप दोस्तों रिपीट होंगे। अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार है भारत सरकार का। अपने कर्तव्यों का पालन करने में राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार दोस्तों किसे है? भारत के महान्यायवादी को अधिकार है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में विचार करना है हमें। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की होती है। तो यस दोस्तों, हमने पीछे पढ़ा कि उसके अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं धारण किए होना चाहिए। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। सो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद के सदस्य नहीं हो सकता। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, गलत बात है दोस्तों। महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपना पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जरूरी है। भारत का जो महान्यायवादी है दोस्तों संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, चाहे वह सदन की संयुक्त बैठक ही क्यों ना हो। सदन की किसी भी समिति में भी भाग ले सकता है, उसका सदस्य हो सकता है जिसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो। यदि उसका नाम सदस्य के रूप में है तो वह उसकी सदस्यता या बैठकों में भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। तो बस हमें इस बात को देखना होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना मत नहीं दे सकता है, इस चीज़ को हमें देखना होगा।
अनुच्छेद 88 के अनुसार क्या है दोस्तों, भारत का जो महान्यायवादी है अपना मत नहीं दे सकता आर्टिकल 88 के अनुसार, और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा आर्टिकल 76(4) के अनुसार। तो 76(4) में बोला गया है दोस्तों कि महान्यायवादी क्या है, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, मतलब राष्ट्रपति कभी भी उसे पद से हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में विचार करना है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्य हो। तो यस दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखनी होगी। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अभिधारित करे। सो दोस्तों, यह संसद को अधिकार तो है, लेकिन वह उसको जो मिलता है वेतन वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो दिया जाता है, और उसी प्रकार के जो प्रिविलेजेस भी उसे दिए जाते हैं। तो पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि दोस्तों एक बार उसके बनने के बाद अवांछित परिवर्तन नहीं की जा सकती। तो भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। साथ ही आर्टिकल 76 में बोला गया है कि उसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, और उसकी योग्यताएं वही होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास होनी चाहिए। आर्टिकल 76(4) में बोला गया है कि जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अभिधारित करे। तो दोस्तों वही प्रकार के पारिश्रमिक उसे मिलेगा। पारिश्रमिक मतलब वेतन भत्ते जो राष्ट्रपति अभिधारित करे, मतलब संसद की जगह हमें राष्ट्रपति को याद रखना है। फिर से सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के न्यायवादी पर हमें विचार करना है। लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, यस बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो दोस्तों क्या है, महान्यायवादी जो है मतदान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मतदान करने का काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं है। तो 1, 2 और 3 दोनों सही है, और यह IAS का क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा। क्या कहा गया है, प्रत्येक मंत्री प्लस भारत का महान्यायवादी उसको यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, चाहे वह संयुक्त बैठक ही क्यों न हो, या संसद की समिति में जिसमें उसका नाम है, उसमें बोल सकता है, कार्यवाहियों में भाग भी ले सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतदान का अधिकार केवल मंत्री को होगा, ना कि महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भारत के चुनाव आयुक्त को बिल्कुल भी नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को नहीं। भारत का जो महान्यायवादी है दोस्तों, वह संसद की बैठकों में पार्टिसिपेट कर सकता है और बोल सकता है। पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन में भाग ले सकता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, उसका सदस्य न होने के बाद भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। सदन के दोनों सदनों में बोलने का, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का और किसी भी कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वोट देने का अधिकार नहीं है किसे, भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है दोस्तों, भारत का चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग, ये तीनों अलग व्यक्ति हैं, और लेकिन भारत का जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है, संसद के अंदर बैठता है, कार्रवाइयों में भाग भी लेता है, लेकिन वोट डालने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एक बार फिर से हम थोड़ी सी इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि हमारा बेहतर रिवीजन हो जाए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाहियों में कौन महान्यायवादी भाग ले सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति भी है इसके अंदर जो संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। सो दोस्तों जरा एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अंदर उपराष्ट्रपति भी व्यक्ति ऐसा इंसान है जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन भाग लेता है, लेकिन वह क्या है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन, उपराष्ट्रपति।
निम्नलिखित में संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का न्यायवादी। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? महान्यायवादी। दोस्तों इसके अंदर फिर सेम गड़बड़ी की है कि कौन भाग ले सकता है, तो उपराष्ट्रपति भी दे दिया गया। तो सदस्य नहीं है संसद का, गैर सदस्य है, लेकिन फिर भी क्या है, वह भाग ले सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर फिर से आंसर ए और सी दिया गया है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो महान्यायवादी के बारे में गलत कथन को हमें चुनना है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। सही बात है, बिल्कुल भी वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। उसे संसद में बोलने का अधिकार, यस उसे बोलने का अधिकार तो है। उसे संसद में मत देने का अधिकार, तो दोस्तों मत देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर सी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको भी आंसर दे दिया, लेकिन बोलने का अधिकार तो है ही। तो ये तो है सही, ए एंड बी वैसे दोनों सही, क्योंकि वो मंत्रिमंडल का सदस्य भी नहीं है। तो सही नहीं पूछा गया है, तो सही नहीं है कौन सा? सी। सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल मतलब अब राज्य की बात की जा रही, जो राज्य का महाअधिवक्ता होता है। तो क्या है सॉलिसिटर जनरल? निम्न में से क्या होता है? तो एक कानूनी सलाहकार है। किसका? राज्य सरकार का। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत, सॉरी दोस्तों, हम सॉलिसिटर जनरल की बात कर रहे हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल के नीचे ही काम करता है। तो अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार का जो कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, वो जो अन्य विधि अधिकारी है उसे हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। ये अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करते हैं। और दोस्तों एडवोकेट जनरल होता है राज्य सरकारों के अधीन, और अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार। तो अभी हम सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हमने देखा कि जो महान्यायवादी है उसी की सहायता करने के लिए हम सॉलिसिटर जनरल को देखते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या है? एक प्रशासनिक अधिकारी है, एक न्यायिक अधिकारी है, या प्रधानमंत्री का सलाहकार है, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोई कानूनी अधिकारी है? सो दोस्तों सॉलिसिटर जनरल क्या है? एक न्यायिक सलाहकार है। क्या है? सलाहकार है, सिर्फ सलाह देता है, तो कोई अधिकारी नहीं है। तो सॉलिसिटर जनरल क्या है? एक न्यायिक सलाहकार है जो कि अटॉर्नी जनरल के साथ काम करता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? एडवोकेट जनरल। तो दोस्तों एडवोकेट जनरल क्या है? जिसे हम महाअधिवक्ता भी कहते हैं। तो राज्य सरकारों की बात की जा रही, तो राज्य सरकारों के लिए क्या है? एडवोकेट जनरल, और केंद्र सरकार के लिए अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल या महाअधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अनुच्छेद 165 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति को एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त करेगा। सो दोस्तों एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और उसके लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक हाईकोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को होनी चाहिए योग्यता। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। सो दोस्तों क्या है? एडवोकेट जनरल क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। तो एडवोकेट जनरल क्या है दोस्तों? राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? महाअधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महाअधिवक्ता। भारत में राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, के द्वारा राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर। नहीं दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति की कोई भी भूमिका नहीं होती है एडवोकेट की नियुक्ति में। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति में राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीली और सलाहकारी अधिकारिताएं होती है। तो मूल अधिकारिता दोस्तों क्या है? यस है, अपीली अधिकारिता, और सलाहकारी अधिकारिता किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है।
तो पहला तो इसलिए गलत है क्योंकि उसमें राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती है। सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो दोस्तों आर्टिकल 143 के अनुसार क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जो है न्यायालय से सलाह लेता है और यह सलाहकारी अधिकारिता सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। हाई कोर्ट के पास सलाहकारी अधिकारिता बिल्कुल भी नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केक की बात करें तो CAG केक की नियुक्ति क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 148 के अनुसार केक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 151 में बोला गया है दोस्तों कि भारत का जो केग है, भारत सरकार के लेखा जितने भी अकाउंट्स है उनकी ऑडिटिंग करेगा। तो भारत सरकार के जितने भी अकाउंट्स है उनकी लेखा परीक्षा करेगा और उस पर एक रिपोर्ट बनाएगा और अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। और फिर ये राष्ट्रपति क्या है, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, इसके पटल पर रखवाने का काम राष्ट्रपति का होगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण भी करेगा। तो दोस्तों हमारा केग जो है राज्य सरकारों की लेखाओं का भी लेखा परीक्षण करता है। तो ये हमारे पास प्रीलिम्स फैक्ट है। आर्टिकल 151(2) में कहा गया है कि केग जो है राज्य सरकारों के लेखाओं का भी लेखा परीक्षण कर सकता है और इस तरह की रिपोर्ट को वह राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल क्या है, राज्य विधानमंडल के पटल पर रखाने का काम करेंगे, राज्य विधानमंडल के सभा पटल पर रखाने का काम करेंगे राज्यपाल, यदि केग ने राज्यों के संदर्भ में किसी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है या तैयार किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में केग की बात की गई, तो 148 आर्टिकल 148 में हमें केग की बात की गई है कि भारत का एक केग होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। केग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा केग के पद का सृजन किया गया है, तो नियंत्रक एवं महालेखा पद का सृजन क्या है, संविधान के द्वारा किया गया है, आर्टिकल 148। तो केग क्या है दोस्तों, एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक पद है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसकी नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सो दोस्तों हमें याद रखना होगा कि 6 वर्ष और 65 वर्ष, 6 वर्ष मतलब कार्यकाल और उसकी उम्र होनी चाहिए 65 वर्ष तक। केग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो इस तरह पे हमें ध्यान देना होगा कि जब भी हमें नहीं पूछा गया है दोस्तों तो हमें नहीं पर पहले गोला लगा लेना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमें आंसर क्या करना है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यस बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, यस बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है, सही बात है। यदि सेवानिवृत्त हो गया है व्यक्ति, कौन, केग, तो वह अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। गलत दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, बल्कि उसे उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अनुसार राष्ट्रपति क्या है, उसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति हटाने का काम नहीं कर सकते हैं। उनको उन्हीं आधार पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान आर्टिकल 12(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। तो दोस्तों क्या है, केग को है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उन्हीं के अनुसार या उन्हीं के बराबर वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 148 सब क्लास 4 के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात
के क्या है, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो जिस आधार पर और जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा दोस्तों, उसी के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी हटाया जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता को सुनिश्चित करना है बल्कि औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो उसका जो वित्तीय प्रशासन क्या है, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो दोस्तों दोनों ही सही है। इसके अंदर बोला गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता को सुनिश्चित करना है, मतलब जिस चीज़ के लिए फंड आवंटित हुआ है उसी पर खर्च हुआ है कि नहीं, बल्कि इस बात को भी देखना है कि जितना खर्च किया जाना था उतना ही किया गया है या आवश्यकता से अधिक कर दिया गया है। तो इसको भी सुनिश्चित करने का काम करता है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद, यस दोस्तों, संविधान और संसद में जिस तरह के प्रावधान है उसी के अनुसार वित्तीय प्रशासन को बनाए रखने की बात की गई। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी हैं। कौन सा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा पालन नहीं किया जाता? तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षा करता है और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो यस दोस्तों, पहला तो काम ये बिल्कुल सही है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, भारत की जो संचित निधि है उस पर उससे जितना भी धन निकाला जाता है और खर्च किया जाता है तो उन सभी की लेखा परीक्षा करने का काम किसका है? केक का। आकस्मिकता निधि या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, साथ ही लोक लेखा अकाउंट, पब्लिक अकाउंट से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करने का काम क्या है? उस केक का है। तो यस, इसके संदर्भ में भी क्या है? अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं का क्या है दोस्तों? व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं का लेखा परीक्षा करना और उसके संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये काम भी क्या है? केक का है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। सो दोस्तों, सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा होगा या नहीं होगा, यह काम क्या है? केक का नहीं है। केक का काम सिर्फ ऑडिटिंग करना है। तो जब भी हम देखेंगे कि लेखा परीक्षा की जा रही है, जहाँ भी लेखा परीक्षा का काम होगा, सिर्फ और सिर्फ वहीं केक की भूमिका हमें देखने को मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ लेखाओं की परीक्षा करना केक का काम है। सो दोस्तों, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार हम। भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण का कार्य नहीं करता। तो क्या है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति के ऊपर काम और निर्गमन का काम नहीं करता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धन की लेखा परीक्षा करता है। और कौन कौन से कर्तव्य हैं? वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। सो यस, सो दोस्तों क्या क्या ध्यान रखना होगा? केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार हो, और भारत के जो राजस्व है वो चाहे भारत के अंदर खर्च हो रहा हो चाहे भारत के बाहर खर्च कर रहा हो, इनके सभी खर्चों और उनके लेन देन की लेखा परीक्षा करने का काम है केक का। वह व्यापारिक, निर्माण संबंधी, लाभ, हानि, इन सबों की लेखा परीक्षा करने का काम भी क्या करता है? वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। तो जितने भी हमारे स्टोरेज हाउस हैं, जितने भी सरकारी भंडार गृह हैं, गोदाम हैं, उनकी लेखा परीक्षा का काम भी क्या करता है? केक का काम है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा कर सकता है। सो दोस्तों, यदि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि केग स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा कर सकता है, तो यदि केन शब्द का उपयोग किया जाएगा कि कर सकता है, तो यस कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश पर ही कर सकता है। तो राष्ट्रपति के आदेश पर हमारा केग स्थानीय निकाय, मतलब चाहे वह पंचायत हो चाहे नगर पालिका हो, उनकी लेखा परीक्षा भी कर सकता है। वह सरकारी कंपनियों और निगमों की लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यस दोस्तों, जो जितने भी हमारे सरकारी उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं,
उनकी भी लेखा परीक्षा करने का काम हमारे केक का है। तो नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रक का काम न करके केवल उसकी परीक्षा करता है। क्या करता है? उसकी ऑडिटिंग करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग करने का काम है। लेकिन ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा क्या है दोस्तों? दोनों प्रकार के काम करता है, नियंत्रण का काम भी करता है और ऑडिटिंग का काम भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संदेह है। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि भारत की संचित निधि से जितने भी खर्चे हैं उनकी लेखा परीक्षा करने का काम क्या है? केग का है। केग क्या है? संघ हो चाहे राज्य हो, उसके कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक्स की लेखा परीक्षा करने का काम करता है और उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है। तो यस दोस्तों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि यह काम क्या है? लेखा परीक्षा का काम है, मतलब केग का काम है। तो केग क्या है? दोनों ही काम करता है। लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग से सुरक्षित करने के साथ साथ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है दोस्तों? इसका क्या महत्व है? तो दोस्तों, ये किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है? ये एग्ज़ाम है IAS 2012 का, और इसकी दोस्तों लैंग्वेज देखो कितनी शानदार और टफ है कि लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक के जो कार्यालय है उसका क्या महत्व है। तो केग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। सो दोस्तों, जब भी कंट्रोलिंग की बात आएगी तो कंट्रोलिंग का काम क्या है? केग का नहीं है। और राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। तो दोस्तों, इसका राष्ट्रपति घोषित करता है, राष्ट्रीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल। लेकिन दोस्तों, कंट्रोलिंग का काम क्या है? केग का बिल्कुल भी नहीं है। तो केग कंट्रोलिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करता है। केग की मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजना या कार्यक्रमों पर किए जाने वाले प्रतिवेदनों पर लेखा समिति पर विचार विमर्श करती है। सो यस दोस्तों, क्या है कि केग जो है विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं चला रही है अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा, उस पर रिपोर्ट जारी करता है। फिर जब रिपोर्ट जारी करने के बाद क्या है, जो लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके रिपोर्ट पर अपने विचार विमर्श करती है और फिर लोक लेखा समिति भी क्या है? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो ये बिल्कुल सही है। केग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। तो यस दोस्तों, केग की रिपोर्ट क्या है दोस्तों? फैक्ट्स एंड डेटा पर आधारित होती है और इन डेटा के आधार पर हम क्या हैं? जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है। तो निश्चित रूप से यदि जिन लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है तो उनके विरुद्ध जांच एजेंसियां आरोप दाखिल कर सकती है। केग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियाँ। सो दोस्तों, केग को किसी भी प्रकार की न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है और ना ही कंट्रोलिंग की शक्तियाँ प्राप्त है। जो सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांच करते समय वह कानून का उल्लंघन करने वाले पर अभियोग लगा सके। तो दोस्तों, न्यायिक शक्ति कहीं से कहीं तक हमें देखने को नहीं मिलती। तो 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। आंसर हमारा निकल के आएगा 2 और 3। तो दोस्तों, एक बार डेफिनेशन पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारा इस टॉपिक पर और ज़्यादा मजबूत पकड़ हो जाए। आर्टिकल 148 में दोस्तों हमें केग के पद का सृजन देखने को मिलता है। इसके अनुसार कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का एक पद होगा जिसे संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण की शक्तियाँ प्राप्त होगी। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं को संसद में क्या है? संसद की लोक लेखा समिति है और संसद की जो लोक लेखा समिति है इसकी रिपोर्ट्स पर विचार विमर्श करेगी और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल कर सकती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो संसद की है। तो अंतिम जिम्मेदारी दोस्तों क्या है? पूछी गई है। तो अंतिम जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ संसद की हुई, क्योंकि
केक की जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति जो है सभा पटल पर रखने का काम करते हैं और अंतिम टीका टिप्पणी भी क्या है संसद के द्वारा ही की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 151 एक के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी की उचित कार्रवाई कौन है? अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रह सकता है कौन? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार हमारे केक को कर्तव्य और शक्तियां दी गई है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो दोस्तों आर्टिकल 149, 148 तो सिर्फ इस बात को कहता है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन आर्टिकल 149 में कहा गया है कि उसके पास कौन कौन से कर्तव्य होंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और अपने पद से हटाया जाता है संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। तो दोस्तों नियुक्ति क्या होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, लेकिन हटाया जाएगा उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। एक बार फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेंगे और उसके पद से केवल उसे उसी आधार पर और उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। आर्टिकल 124 124(4) के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के अंदर क्या है, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले संसद में विशेष बहुमत पारित करना होगा और उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी हटाया जाएगा, केक को भी इसी रीति से हटाया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए कोई समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का, फिर से याद रखना होगा, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3। तो ये दोस्तों इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। इसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जाएगा। अब विशेष बहुमत में क्या होता है? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, साथ ही उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। यदि इस तरह से विशेष बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है तब हम क्या करते हैं? केक को भी हटा सकते हैं और साथ ही साथ किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मित्र एवं मार्गदर्शक है किसका? लोक लेखा समिति का, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो दोस्तों हमारा जो केग है पब्लिक अकाउंट कमेटी का फ्रेंड एवं फिलोसोफर है। तो लोक लेखा समिति की कार्यवाहियों की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। इसके लिए हम केक को लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक कहते हैं। किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया? तो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग करने का काम 1976 में किया गया। उन्नीस सौ 71 का संविधान संशोधन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखा और लेखा परीक्षक को पृथक करता है। तो 1976 में क्या है दोस्तों? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया है। तो 1976 हमें याद रखना है। इसके अंदर एक अधिनियम पारित किया गया, महालेखा के जो भी हमारा केग है उसके कर्तव्य, शक्ति और सेवा स्थिति, उसमें से अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों को अलग किया गया।
राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। तो राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण भी कौन करता है? तो केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करने का काम किसका है? केग का। तो केग ही राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? केग को कहा जाता है। भारत के सीएजी का काम है, क्या काम है? लोक वित्त का संरक्षक। तो भारत का जो सीएजी क्या है? लोक वित्त का संरक्षक है। लोक वित्त का संरक्षक है, लोक वित्त का अभिभावक है, ठीक है, लोक निधि का अभिभावक है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि केग जो है संविधान के अधीन सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि केग जो क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है, वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। केग क्या होगा? सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात को देखे कि भारत का जो संचित निधि से कोई भी धन खर्च किया जा रहा है तो उसका समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं। गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, क्या बने हैं? 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों ये पीएससी वाले इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। सूची को सुमेलित करना है दोस्तों। तो भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है? लोक लेखा समिति का फ्रेंड एंड फिलोसोफर होता है। भारत का महाअधिवक्ता, भारत का जो महाअधिवक्ता क्या है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखनी चाहिए। और भारत का महान्यायवादी, भारत का न्यायवादी क्या है? लोकसभा की बैठकों में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो भारत का महान्यायवादी क्या है? लोक सेवा की जो लोकसभा है उसकी बैठकों की लोकसभा की जो बैठक है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता। कौन सा विकल्प गलत है? सो दोस्तों इसमें हमें गलत को हाईलाइट करना होगा। लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का, जो लोक वित्त है पब्लिक फाइनेंस है दोस्तों, उसमें सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। किसके अंतर्गत आते हैं? तो व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन में। तो दोस्तों गलत पता करना है, तो ये गलत है। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण करना, सार्वजनिक राजस्व का अध्ययन करना और वित्तीय प्रशासन को देखना, ये तीनों का काम है। ये तीनों ही दोस्तों क्या है? सार्वजनिक खर्च से संबंधित है, सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों से संबंधित है और इसका अध्ययन किया जाता है केग के द्वारा। लेकिन जितने भी व्यावसायिक बैंक है तो बैंकों का लेना देना कहीं से कहीं तक केग के साथ बैंकों का लेना देना नहीं है, तो हम इसे गलत मानेंगे। सो दोस्तों हमने देखा कि जो तीनों अधिकारी हैं, चाहे केग हो, चाहे महान्यायवादी हो, चाहे महाअधिवक्ता हो, किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रेम किए गए हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो लेक्चर से आपको किसी न किसी प्रकार की हेल्प हुई होगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।